जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करते रहेंगे। आप इसको साथ साथ नोट करते रहें। वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं तो इनको अपनी सुविधा के अनुसार इसकी गति को आप कम ज़्यादा करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, इस अध्याय को ये जो हमारा अध्याय है पूरी तरह से किसानों के प्रति और आम जन के प्रति समर्पित किया गया है। ऐसा बहुत ही कम होता है। जो इतिहास होता है वो सारा राजाओं का होता है, लेकिन यहाँ किसानों के प्रति भी ये पूरा चैप्टर दिया गया है। तो बहुत कुछ जानकारी हमें इस अध्याय से मिली है। जो शेष जानकारी है वो भी हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं। भू राजस्व प्रणाली यानी कि कर इकट्ठा करने का जो एक तरीका था, वो कैसी कैसी उन्होंने योजनाएं बनाई अपने राज्य को स्थिर करने के लिए, शासन को पुख्ता करने के लिए, चलाने के लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो एक आधार था वो आर्थिक जो पूरी की पूरी स्थिति थी वो भू राजस्व पर, ज़मीन से जो टैक्स इकट्ठा होता था उसी के ऊपर निर्भर थी। तो ज़मीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, अभी हमने पढ़ा। इसी कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। अब यहाँ देखिए कि जो राज्य है वो सारा का सारा, उसकी जो बुनियाद थी, उसकी जो नींव थी, वो ज़मीन के ऊपर निर्भर थी। इसी वजह से जो कृषि उत्पादन है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए राज्य का, मुगलों का, और दूसरा तेजी से जो साम्राज्य फैल रहा था, विस्तार हो रहा था साम्राज्य का, उसमें जो ज़मीन थी उसका राजस्व उसका आकलन करने के लिए कि हमें कितने इलाके से कितना पैसा प्राप्त होगा, उसकी वसूली के लिए कैसे कैसे हम उसकी वसूली करेंगे, यह ज़रूरी था कि राज्य को एक प्रशासनिक तंत्र में बांधा जाए जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में रहे। दीवान, जिसके दफ्तर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दीवान कौन होते थे? ऐसे अधिकारी होते थे जिनके जो दफ्तर थे पूरे राज्य में होते थे और वित्तीय व्यवस्था की पूरी जो देखरेख थी उसको करते थे। दीवान उनको बोलते थे। इस तंत्र में शामिल था। दीवान इस तंत्र का अहम पार्ट था। इस तरह से हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए। जो ये आपने अभी पढ़ा कि टैक्स इकट्ठे करने वाले, टैक्स को बताने वाले कि किस ज़मीन पर कितना टैक्स आपने देना है, तो ये जो अधिकारी थे, दीवान जिनको कहा गया, ये और राजस्व के जो अधिकारी थे, कर इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी थे, ये खेती की जो दुनिया थी उसके अंदर शामिल हो चुके थे। कृषि संबंधों को शक्ल देने में निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। जो कृषि के संबंध थे, कृषि संबंध राजाओं के साथ, जमींदारों के साथ, उनमें एक निर्णायक भूमिका इन्होंने अदा की थी। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की योजनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की कि जो ज़मीन है उस ज़मीन पर कितना उत्पादन होता है, उसमें से कितनी हमें आमदनी हो सकती है। खास किस्म की जो योजनाएं थी, सूचनाएं थी, वो ज़मीन की वो इकट्ठी की उन्होंने। भू राजस्व के इंतजाम के दो चरण इन्होंने अपनाए। ज़मीन से कर इकट्ठा करने के दो तरीके अपनाए, इनको नोट करें आप। पहला क्या था? कर निर्धारण। दूसरा वास्तविक वसूली। कर निर्धारण का मतलब कितना जमा आपने कर करवाना है, यानी कि कर आप निर्धारित कर देते हैं कि इस ज़मीन से या इस गांव से इतना टैक्स हमारे पास आना चाहिए। दूसरा वास्तविक वसूली, फिर उसमें से हम कितना प्राप्त कर पाए, कितना हम वसूल कर पाए। ये दो तरीके इनके थे, कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली कितनी हुई, एक्चुअल में कितना धन प्राप्त हुआ टैक्स के रूप में। जमा को भी देखिए, छोटे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं। निर्धारित रकम थी। जमा क्या थी? जमा कर निर्धारण था। जमा का मतलब था जो राशि निर्धारित कर दी गई कि आपने इस ज़मीन से इतने हज़ार रुपये आपने सरकारी कोष में जमा करवाने हैं, वो जमा निर्धारित रकम थी जो राज्य के द्वारा निर्धारित की गई थी। कर निर्धारण जिसको हम कह रहे हैं,
और हासिल सचमुच की गई वसूली रकम, वास्तविक वसूली जो हुई, यानी कि हासिल क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ, कितनी रकम हमने वसूली। वही बात है, दो चीज़ें हमने पढ़ी कि एक कर निर्धारण, कर निर्धारण का मतलब जमा निर्धारित रकम कि भाई कितनी राशि आपने जमा करवानी थी। दूसरा वास्तविक वसूली कि एक्चुअल में हमें कितनी उस ज़मीन से धनराशि प्राप्त हुई टैक्स के रूप में। तो ये दो इनके मुख्य इंतजाम थे भू राजस्व के, इनको नोट करें। अमील गुजार या राजस्व वसूली, राजस्व वसूली का दूसरा नाम है अमील गुजार, इसको भी आप नोट करें। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि उसे उसे का मतलब अमील गुजार को, जो अधिकारी टैक्स से जुड़े होते थे, कोशिश करनी चाहिए कि खेती हर नगद भुगतान करें, कि जो किसान हैं वो नगद भुगतान करें, जिन्स के रूप में, फसल के रूप में नहीं, नगद पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा था। अकबर ये चाहते थे कि अधिकारियों से कि वो किसानों को इस चीज़ के लिए राज़ी करें कि वो नगद पैसे के रूप में भुगतान करें। वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रखें, लेकिन अगर वो नगद विकल्प का उसके पास उपलब्ध नहीं है सोर्स, नगद पैसे वो नहीं दे सकता, तो फिर आप फसल का जो भुगतान है फसल के रूप में उससे टैक्स इकट्ठा करें। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था। अब किसानों के लिए समस्या ये थी कि किसान चाहते थे कि कर का निर्धारण कम हो, कम टैक्स उनको देना पड़े, लेकिन राज्य कोशिश कर रहा था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दिया जाए, ऐसा वो किसानों से कर रहे थे। मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। स्थानीय हालात, जो गांव में किसानों के हालात जो होते थे, वे इतने हालात उनके मतलब बेबस होते थे कि जितनी रकम निर्धारित की जाती थी वो सारी वसूल कर पाना असंभव होता था। आज 21वीं सदी में भी किसानों की स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो उस समय आप कल्पना कीजिए कि 16वीं 17वीं सदी में किसानों की क्या हालत होगी। आज हालांकि इतने वैज्ञानिक विधियां हैं आपके पास, तरीके, संसाधन, बहुत सारे सोर्स हैं सिंचाई के, खेती करने के, बहुत सारी नई तकनीक आपके पास है, लेकिन उसके बाद भी किसानों की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कल्पना कर सकते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या हालात किसानों के रहे होंगे। हर प्रांत में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। जो प्रांत बांटे गए थे उनमें ये सुनिश्चित किया गया था कि जो जोती हुई ज़मीन है और जोतने योग्य जो ज़मीन है, दोनों की नपाई की गई। जो जोत ली गई यानी कि जिस पर फसल पैदा कर रहे हैं, और जो फसल के लिए उपयुक्त है, जिस पर फसल पैदा की जा सकती है, दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन अकबरी में ऐसी ज़मीनों के सभी आंकड़ों को दिखाया है। उसके बाद के जो बादशाह हैं उनके शासनकाल में भी ज़मीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व जो कर्मचारी थे उनको स्पष्ट निर्देश दिए कि हर गांव में खेतीहरों की जो संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, यानी कि पूरा साल इनका लेखा जोखा रखा जाए, जो खेतीहर है उनकी संख्या, कितने किसान हैं। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। पूरी ज़मीन इलाके की सफलतापूर्वक फिर भी पैमाइश या निशानदेही नहीं हो पाई। जैसा हमने देखा, उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से जंगलों से घिरे थे, उनकी नपाई कभी नहीं हुई। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ बनी हुई थी। लेकिन फिर भी प्रयास पूरी तरह से, जो ज़मीन गांव के आसपास होती थी जिस पर फसल हो रही थी या फसल होने की संभावना थी, उसकी पैमाइश की गई, उसकी निशानदेही की गई, उसको माना गया। अब यहाँ देखिए कि अकबर के समय में 4 तरीके फसल से टैक्स इकट्ठा करने के मुख्य रूप से अपनाए गए थे। सबसे पहला था उसमें, यानी कि फसल से जो कर लिया जाता था उसके बारे में अंदाजे से, नंबर 1 था अंदाजे से वो फसल का एस्टिमेट लगा लेते थे कि भाई इतने क्विंटल फसल होगी, उसमें से इतने प्रतिशत आप निकाल के इतना आप टैक्स हमें दें और बाकी आप रखें, एक अंदाज़ा होता था।
दूसरा बटाई होता था, जैसे आज भी आप बटाई पर किसी फसल को, किसी की ज़मीन को ले लेते हैं, उसमें कुछ हिस्सा निर्धारित होता है मालिक का, कुछ करने वाला उस पर लेता है। तीसरा होता है खेत बटाई। खेत बटाई में क्या था, इसमें ज़मीन को जैसे 3 हिस्सों में आप बांट दे ज़मीन को, 1, 2 और 3 हिस्सों में आपने ज़मीन को बांट दिया, तो इसमें क्या था, बुआई के समय जब ये तीनों हिस्सों को हम बो रहे थे, फसल बो रहे हैं, तो तीनों पे उसी समय निर्धारित कर लिया जाता था कि 1, 2, 3 में से कौन सा हिस्सा राजा का होगा और कौन सा किसान का होगा। तो ये उसी समय अधिकारी और किसान मिलकर तय कर देते थे फसल की बुआई के समय। इसको खेत बटाई कहा गया। फिर लौंग बटाई भी एक विषय रहा है। लौंग बटाई में था कि फसल की जब पकने के बाद कट जाती थी, उस फसल को इकट्ठा कर लिया जाता था। उस फसल को इकट्ठा करने के बाद तो उस ढेर को एस्टीमेट लगा लेते थे, अनुमान लगा लेते थे, तो उस ढेर में से फिर हिस्सा निकाल लेते थे। फसल को हार्वेस्ट करने से पहले, उसमें से बीज निकालने से पहले उसका हिस्सा अलग अलग कर लेते थे कि भाई ये राजा का हिस्सा है, ये किसान का हिस्सा है। तो उसके बाद उससे बीज निकाले जाते थे। तो इस प्रकार की 4 विधियाँ तकरीबन अपनाई जाती थी। इसके अलावा अलग अलग प्रांतों में कुछ अलग अलग स्थितियाँ भी रही होंगी। अब ये देखिए अलग से कुछ दिए हुए हैं। एक समानांतर समांतर सैनिक बल, जो देखिए आइन के मुताबिक, आइन में दिया हुआ है कि मुगल भारत में जमींदारों की मिली जुली जो सैनिक शक्ति थी वो क्या थी। 3,84,558 जो उसमें घुड़सवार थे, घुड़सवार सैनिक, 42,77,057 पैदल सैनिक होते थे, और 1863 हाथी होते थे, 4260 जो है तोप होती थी उसमें, और 4500 नाव होती थी। यानी कि ये उस समय की सैनिक शक्ति दी हुई है। मुगल जो शासक होते थे उनकी, जो जमींदारों के जो सैनिक होते थे उनको मिलाकर ये सारी मिलीजुली व्यवस्था यहाँ दी गई है। नेक्स्ट देखिए, अमीन एक मुलाजिम होता था, यानी कि कर्मचारी होता था, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। तो अमीन जो था एक सरकारी अधिकारी था, राजा का नुमाइंदा था, जो ये निश्चित करता था, ये देखता था, चेक करता था कि पूरे प्रांत में जो सरकारी आदेश हैं, राजा के, मुगल शासक के जो आदेश हैं, उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है। अब इधर देखिए अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसको देखिए। आइन में, आइन क्या है आप बताएं। वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अब देखिए, अकबर बादशाह ने अपनी जो गहरी दूरदर्शिता के साथ ज़मीनों का वर्गीकरण किया, और हर एक यानी कि वर्ग की ज़मीन जो थी उसके लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया, कि ज़मीन को अलग अलग वर्गों में बांटा। जो ज़्यादा उपजाऊ है उससे कम उपजाऊ, उससे कम उपजाऊ, तो उसी आधार पर फिर उनके ऊपर टैक्स निर्धारित किया गया। सबसे पहला देखिए नंबर 1 आप नोट कीजिए। नंबर 1 है पोलज। ये नंबर 1 है। वह ज़मीन है जिसमें एक बार, एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। ये पोलज नंबर 1 होती थी, जो बहुत ही ज़मीन उपजाऊ होती थी, सारा वर्ष उससे फसल होती थी, ये कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, इसको पोलज कहते थे। इस पर टैक्स ज़्यादा होता था। दूसरा दिया है नंबर 2 प्रोती। वह ज़मीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है, थोड़े समय के लिए खेती बीच में ब्रेक दे देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि वह अपनी खोई हुई जो उपजाऊ शक्ति है उसको दोबारा से प्राप्त कर ले। इस पर थोड़ा उससे कम टैक्स होता था। ये प्रोती ज़मीन थी नंबर 2, इसको नोट कीजिए। उसके बाद है चचर, नंबर 3 आप इसको नोट कीजिए। चचर वह ज़मीन थी जिसे 2 या 3 या 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। इनकी फसल करते थे, फिर 3-4 वर्षों तक उसे खाली छोड़ देते थे ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति दोबारा से आ जाए, तो इसको हम चचर कहते थे। तो ये, इस पर और भी कम टैक्स होता था। उसके बाद है बंजर। बंजर वह ज़मीन थी जिसे 5 या इससे भी ज़्यादा वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, ज़्यादा उपजाऊ ये ज़मीन नहीं होती थी। तो नंबर 4 आप बंजर नोट करें। तो पहले जो 2 प्रकार की ज़मीन
कि 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। पहली जो ऊपर की 2 आपने पढ़ी, वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता था। तो इस प्रकार ये ज़मीन को उन्होंने अलग अलग वर्गों में बांटकर उस पर टैक्स अलग अलग से निर्धारित कर दिया था। नेक्स्ट एक मैप दिया हुआ है आपकी बुक में, इस मैप को देखिए। सबसे पहले बाबर का जो शासन दिया है 1530 में, वो दिया हुआ है। ये जो डार्क आप देख रहे हैं हिस्सा, काबुल और आगरा तक, दिल्ली, पानीपत, लाहौर, कंधार भी इसमें शामिल दिया हुआ है। ये बाबर का 1530 का शासन था। उसके बाद अकबर का शासन देखिए 1605 में। 1605 में अकबर जो है ये शासन दिया हुआ है अकबर का यहाँ, और ये सारा ये भी इसमें शामिल था ये सारा। तो इसमें ये थोड़ा हिस्सा यहाँ बचा हुआ था, ये हिस्सा राजस्थान के गुजरात के सीमा पर। और नेक्स्ट ये है औरंगजेब का शासन। औरंगजेब के शासन में ये भी शामिल हो गया था। तो ये उस समय का औरंगजेब का 1707 यानी कि जब मृत्यु हुई, 1530 में जब बाबर ने सत्ता छोड़ी। अकबर का शासन 1605 में जब अकबर ने अपना शासन छोड़ा, और 1707 में जब अकबर जो औरंगजेब था उसने शासन छोड़ा, तो उस समय की स्थिति दी हुई है। अभी तक मनसबदारी व्यवस्था दी है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र, जिसे मनसबदार कहा था, वो होता था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी होती थी। इनके बहुत ही पावरफुल एक पद होता था मनसबदार। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान भी किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व टैक्स इकट्ठा करने का, भुगतान करने का अधिकार दे दिया जाता था। समय समय पर उनका तबादला भी कर दिया जाता था। इसके बारे में हम नेक्स्ट अध्याय में और विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। नगद या जिन्स। नगद का मतलब आप पैसे के रूप में, और जिन्स का मतलब फसल के रूप में। जिन्स का मतलब फसल। आइन में, आइन क्या है? एक अनुच्छेद दिया हुआ है, अमील गुजार, यानी कि नगद लेने की आदत न डालें, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। हालांकि आपने पढ़ा था कि अकबर ने आदेश दिया था कि वो नगद जो टैक्स था उस प्राप्ति पर थोड़ा जोर दें, लेकिन फिर भी फसल का विकल्प भी खुला था कि अगर किसान ऐसा करने में असमर्थ है तो फसल को भी आप लेने के लिए तैयार रहें। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कण कुत। हिंदी जुबान में कण का मतलब होता है अनाज, कण, और कुत का अंदाज़ा, यानी कि अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, जैसे अभी हमने बात की थी, अच्छा, मध्यम और बदतर। इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से लिया गया जो ज़मीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। ये हमने अभी पढ़ा था। जो अंदाज़ा था, अंदाजे से कणकुत जो कहा गया, कण अनाज, कुत अंदाज़ा, यानी कि अंदाजे से टैक्स के हमने 4 वर्ग बांटे थे, कि जो 4 प्रकार से टैक्स हम इकट्ठा करते थे उसमें एक ये दिया हुआ है अंदाजे से, कि अंदाजे से हम। दूसरा है बटाई, जिसे बाउली भी कहते थे, बोली बोल देते हैं जिसको गांव में आप, बटाई या बोली, जिसमें फसल काट कर इकट्ठा कर लेते थे, फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी से बंटवारा कर लेते थे, यानी कि फसल को काट कर उसके बाद उसके इकट्ठा करने के बाद उसमें से हिस्सा निकाल लेते थे। इसमें से कई समझदार निरीक्षकों की ज़रूरत पड़ती थी, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखाबाजी की नीयत रखने वाले होते थे अधिकारी। तो अच्छे समझदार जो अधिकारी थे उनकी इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तीसरा था खेत बटाई। जब बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं, खेत बटाई बोने के साथ ही हम निर्धारित कर रहे, जब फसल की बुआई कर रहे हैं, कि भी कौन सा खेत किसको टैक्स के रूप में जाएगा। चौथा था लौंग बटाई, हमने भी पढ़ा था ये। तो फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और उसे आपस में बांट लेते हैं। प्रत्येक जो हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। तो ये हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए जमा। 1665 में
अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा एक हुक्म दिया गया, हमने पढ़ा था, वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दे कि वे हर गांव, हर किसान असामीवार के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें कि खेती की किसान की कैसी स्थिति है। बारीकी से उसकी जांच करने के बाद सरकार के जो वित्तीय हित हैं, सरकार के लिए, राजा के लिए जो लाभकारी स्थिति है, वह किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। जमा निर्धारित का मतलब टैक्स निर्धारित करें। इसके बारे में हमने पीछे अभी पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखिए, चांदी का बहाव। अब चांदी के बहाव में आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से था जो 16वीं-17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी मजबूती से पकड़ बनाने में कामयाब रहे। यानी कि एशिया के सबसे महान जो बड़े साम्राज्य होते थे उनमें से मुगल साम्राज्य भी एक होता था इस समय। ये साम्राज्य थे जैसे चीन में मिंग वंश था, सफावी ईरान में था और ओटोमन तुर्की में था। ये उस समय के एशिया के बहुत बड़े जो साम्राज्य होते थे जिनकी पूरे राज्य के ऊपर अच्छी पकड़ होती थी। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। तो ये जो इतने बड़े बड़े साम्राज्य थे और भारत में मुगल साम्राज्य था, तो ये सारे जो साम्राज्य थे आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते थे। तो इन्होंने भूमध्य सागर तक जमीन से व्यापार करने का एक जाल बिछा दिया था। खोज यात्राएं शुरू हुई। नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खास तरह के भारत के और व्यापार में विस्तार हुआ। नई दुनिया जो अरब के जो देश थे या फिर आगे उसके बाद पश्चिम के देशों के साथ संपर्क हुआ। तो नई दुनिया के खुलने से, नई दुनिया का मतलब यह है कि नए रास्ते पता लगा। ये जब इस समय नए नए साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य थे, तो इन्होंने व्यापार पर ध्यान दिया। तो अरब के देशों के साथ से यूरोप तक पहुँचे एशिया के अन्य जो देश थे, उनसे भारत के व्यापार में भारी वृद्धि हुई। इस वजह से जो भारत में समुद्र पार व्यापार में एक भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई वस्तुओं का, नई जो वस्तुएं थी उनका भी व्यापार शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के कारण, अब थोड़ा इधर देखिए क्या दिया हुआ है। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के जो रुपए हैं कि दोनों ओर तरफ से दिया गया है, ये एक सिक्का है चांदी का जो अकबर के द्वारा जारी किया गया था। अब ये सिक्का औरंगजेब के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का। इसको भी देखिए, ये गोल सिक्के थे चांदी के बने हुए। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। यानी कि भारत से जो निर्यात होता था वस्तुओं को, निर्यात का मतलब दूसरे देशों को भेजना और आयात दूसरे देशों से चीज़ों को मंगवाना। तो भारत से जो दूसरे देश को चीज़ें भेजी जाती थी उसके बदले में एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया था क्योंकि भारत से वस्तुएं बड़ी मात्रा में जा रही थी। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। हमारे यहाँ चांदी के कोई उस समय ज्ञात स्रोत नहीं थे। नतीजा क्या हुआ कि 16वीं से 18वीं सदी के मध्य भारत जो है धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिति में बना रहा। यानी कि चांदी के रूप में हमारे यहाँ जो वस्तु चलती थी, विदेश देशों में वस्तुएं बेची जाती थी, उनके बदले में हमारे यहाँ सोने चांदी, खासतौर से चांदी की जो सिक्के थे, मुद्राएं थी, वो आ रही थी। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा, संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। तो इसके बहुत सारे फायदे हुए। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, मुद्रा, संचार और सिक्कों की ढलाई का काम तेजी से होने लगा भारत में भी। दूसरी तरफ जो मुगल साम्राज्य था उसको टैक्स जो है नकदी के रूप में प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो ये इसके फायदे हुए। इस समय जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था। इटली के एक मुसाफिर जो यात्री था, जोवान्नी कारेरी, नोट करना, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी
दुनिया से होकर भारत की ओर पहुंच रही थी। ये इसने बड़े अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया। उसी से हमें यह ज्ञात होता है कि 17वीं सदी के भारत में अद्भुत बड़ी मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। ये जो जोआन्नी कारेरी है उसने लिखा है। अभी इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप के बाज़ारों में जो मांग थी भारतीय वस्त्र की बहुत ज़्यादा थी। उस वस्त्र उद्योग जो थे भारत में बहुत ही मतलब विकसित थे, विकसित अवस्था में थे। ये देखिए, एक चित्र दिया हुआ है जिनका भारत से व्यापार होता था। ये इस प्रकार के कपड़े जो हैं भारत में बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, भारत में चांदी कैसे आई। अभी जो हमने जिक्र पढ़ा था, जोआनी कारेरी जो है उसने अपने लेख में लिखा, ये बर्नियर के लेख पर आधारित था, कि कुछ अंश यहाँ दिए हैं जिनसे पता चलता है कि मुग़ल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुग़ल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाज़ा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में बिचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। कि पूरी दुनिया का जो सोना चांदी है घूम फिर कर कहाँ सिमट रहा था, भारत में आ रहा था। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। अमेरिका से, यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका एक बड़ा हिस्सा कई वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है। थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए सिमरना से होता हुआ फारस पहुंचता है, क्योंकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते। कॉफ़ी का उनको पीने का मतलब शौक़ है, जो कि ओमान और अरबिया से आती है। न फारस, अरबिया और तुर्की के जो लोग हैं भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। तो भारत की जो वस्तुएं हैं, अरब के जो देश हैं, वो भारत की वस्तुओं के बिना नहीं रह सकते थे। ये जोआन्नी कारेरी ने अपने लेख में इस प्रकार वर्णन किया है। तो धीरे धीरे अमेरिका, यूरोप के देशों से होता हुआ, इन अरब के देशों से होता हुआ भारत में धीरे धीरे सारा जो सोना चांदी था वो पहुंच रहा था। मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। इस तरह ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर बसरा भेजते हैं। बाद में सारी संपत्ति जहाज़ों से हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाज़ों के अलावा डच, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली जहाज़ हर साल इंदोस्तान ये हिंदुस्तान के रूप में प्रयोग हुआ है। पेगो, तानसेरी म्यांमार का हिस्से थे। श्याम थाईलैंड, सिलोन श्रीलंका, इनको भी आप ध्यान से देखना। मालदीव के टापू, मोजाम्बिक, अन्य जगह ले जाते थे। इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर यहाँ हिंदुस्तान पहुँचना पड़ता है। वो सब कुछ यानी कि जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान चला आता है। यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस या इंग्लैंड, पुर्तगाल, सभी नगद में खरीदी जाती हैं। ये नगद में खरीदी मतलब वो सोना चांदी देते हैं और चीज़ें यहाँ से खरीदते हैं। जो नगद यहीं हिंदुस्तान में रह जाता है। तो ये जोआन्नी जो कारेरी है उसका लेख है, वो बताता है कि कैसे जो है सारे विश्व की जो सोने चांदी मुद्राएं हैं वो भारत में सिमट रही है, क्योंकि भारत की जो वस्तुएं थी उनकी विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी। नेक्स्ट देखिए, अबुल फजल की आईन अकबरी। हालांकि पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी शुरू में, तो अब भी इसका पार्ट दिया हुआ है यहाँ। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी फारसी में। एक बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजनाओं का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। यानी कि ये जो लिखा था ये अबुल फजल को लिखने के लिए अकबर ने कहा था। अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में 1568 में 42वें वर्ष में 1568 में 5 संशोधनों के बाद, यानी कि 5 बार इसमें कुछ करेक्शन की गई, इसे ठीक किया गया, इसे पूरा किया गया 1598 में। आइन इतिहास लिखने के एक ऐसी वृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया था। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अकबरनामा था, अकबरनामा का मतलब अकबर की कहानी अकबर ने स्वयं लिखवाई थी। तो उसको 3 जिल्दों में या 3 खंडों में उसको प्रकाशित किया गया था या लिखा गया था। तो उसमें से जो तीसरा जो भाग था, उस तीसरे भाग को, यानी कि पहले 2 में अकबर का इतिहास लिखा गया
और तीसरे में आईन अकबरी जो लिखी गई वो प्रशासन संबंधित जानकारियाँ उसमें दी गई, तो इसको आईन अकबरी कहा गया था। इसके बारे में हमने पहली वीडियो में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, थोड़ा यहाँ भी हम साथ साथ कुछ कर लेते हैं। अकबरनामा 3 जिल्दों में रचा गया था। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान प्रकट की, इतिहास यानी कि जो अकबर था उसका कैसा जीवन था, कैसे उसका पहले भाग में जैसे उसने बताया कि 17 साल तक की जो उम्र अकबर की थी उस समय का इतिहास उसमें बताया गया, उसके पूर्वजों के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में उसकी लड़ाइयों के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, 48वें जो 42वां जो वर्ष है 1598 तक का, उसके बारे में कुछ इसमें बताया गया था। और तीसरा जो अध्याय था, तीसरा जो पार्ट था, उस तीसरी जो जेलत थी उसे आईनी अकबरी कहा गया। शाही नियम इसके अंदर थे, कानून के सारांश साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में इसे संकलित किया गया था। तो अकबरनामा के 3 पार्ट थे, जो तीसरा पार्ट था उसको आईन अकबरी कहा गया था। आईन अकबरी कई मसलों से विस्तार से चर्चा करता है, जैसे दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल क्या है, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रीति रिवाज, इन सारी चीज़ों पर इस आईन अकबरी में चर्चा की गई है। धार्मिक रिवाज, सांस्कृतिक, साहित्यिक, लोगों के आचार विचार, अकबर की जो सरकार के तमाम विभाग और प्रांत हैं उनके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। अब नेक्स्ट देखिए, जो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश करते हुए यहाँ दिखाया गया है। इस चित्र में जो अकबर को पांडुलिपि पेश कर रहा है अबुल फजल, ये यहाँ दिखाया गया है। विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन में इन सूबों के बारे में पेचीदा और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ पेश की गई हैं, पूरे परगना के, पूरे प्रांत की। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार यानी कि क्रम से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही क़यादत थी, यानी कि राजा का एक कार्य था। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रीति रिवाज और पेशों की जानकारी दी, किस किस किस्म के लोग काम करते हैं। इस तरह हमारे लिए आइन जो है अकबर के शासन के दौरान मुग़ल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है, यानी कि इसको सूचनाओं की खान भी इसको कहा गया, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी से प्राप्त होती है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया था। जो सूचनाएं इसमें एकत्रित हैं, नज़रिया जो है वो केंद्र का नज़रिया था। यूँ कहें कि समाज के शीर्ष से देखी गई समाज की तस्वीर थी, यानी कि जैसे आप हवाई जहाज़ से किसी शहर का, गांव का ऊपर से अवलोकन कर लें, उड़ती नज़र उस पर डाल लें, लेकिन अगर आप उस हालात की जो आप कल्पना करते हैं हवाई जहाज़ से, वो कल्पना पूरी तरह से अलग होती है जब आप उसी हवाई सर्वेक्षण के स्थान का ज़मीन से आप दौरा करते हैं, तो वहाँ स्थितियाँ आपको अलग पाती हैं। तो ये भी उसी प्रकार की स्थिति थी। आइन 5 भागों में, 5 भाग दफ्तर यानी कि का संकलन है। आइन के 5 भाग हैं। अकबरनामा के 3 भाग थे, ठीक है, उसमें तीसरे भाग को आइन अकबर कहा गया। तो आइन अकबर आगे 5 भागों में बटी हुई थी, जिसके पहले जो 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। जैसे नंबर 1 दिया है, नंबर 1 मंजिल आबादी, नंबर 1 है मंजिल आबादी। नाम की पहली किताब शाही घर परिवार उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है, उसके परिवार के बारे में जानकारी देती है। दूसरा भाग है सिपह आबादी। सिपह आबादी नंबर 2 है। सिपह आबादी में सैनिक और नागरिक प्रशासन, नौकरों की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। इस भाग में शाही जो अफसर हैं, जिनको मनसबदार कहा गया, विद्वानों, कवियों और कलाकारों के बारे में भी चित्रण, उनकी जीवनियों के बारे में बताया गया है। नंबर 3 है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी में क्या है, वह भाग है जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़ों की जानकारी देने के लिए लिखा गया है। तो तीसरा जो पार्ट है इसमें राज्य के वित्तीय
पहलू और राजस्व के तरीके, दर, वो सारी बताई गई है। देखिए इसमें देखिए कि सूचनाओं को अच्छी तरह से इकट्ठा करने के लिए, राजस्व एकत्रित करने के लिए, जानकारी देने के लिए 12 प्रांतों का बयान इसमें दिया गया है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से की गई हैं, बड़े अच्छे तरीके से इनको बताया गया है, जिसमें सूबों और तमाम प्रांत की तमाम तरह की जो प्रशासनिक और वित्तीय इकाई हैं, सरकार, परगना और महल, ये भाग थे राजस्व इकट्ठा करने के लिए। सरकार, परगना और महल जो हैं ये आगे प्रांत के हिस्से बनाए हुए थे। भौगोलिक और स्थलाकृतिक आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल हैं, उनके रेखा चित्र भी बनाए गए थे, मैप बनाए गए थे उनके आर्थिक गतिविधियों के साथ। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी दिया गया था। तो इस पूरे जो खंड थे उनको 12 प्रांतों में इन्होंने बांटा गया था सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए। सूबे, सरकार, परगना, महल, वहाँ के मैप, वहाँ के आर्थिक रेखा चित्र, काम धंधे, वो हर प्रांत की अलग अलग जो इकाइयाँ थी उनको अलग अलग तरीके से जमीन और निर्धारित राजस्व के रूप में उनको मापा गया था। सूबा स्तर की, सूबा प्रांत की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन में हमें सूबों के नीचे ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है, यानी कि उत्तर भारत में कृषि व्यवस्था का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है मूल के आबादी में। जैसे इसमें परगनात या महल दिए हुए हैं, किला दिया है, अराजी, जमीन ए पायमूद, मापे गए इलाके, नगदी, नगद निर्धारण, सुयूरगल, दान में दिया गया राजस्व का अनुदान, जो दान में दिया गया उसको सुयूरगल, इसको नोट करना। जमींदार खाने 7 और 8 में फिर दिया हुआ है जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल, सिपाही, प्यादा जिसको कहते थे, हाथी जिसको फील, उसके फौज की जानकारी भी दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के जो कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र बयान करती है। मुल्क आबादी जो हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें ये सारा कुछ उत्तर भारत का दिया हुआ है। अब चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर को नोट कीजिए, चौथा और पांचवा जो दिया हुआ है इसमें भारत के लोगों के मजहबी यानी कि धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। अकबर शुभ वचन यानी कि एक अच्छे शुभ कामनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ इसमें कुछ कामनाएं करता है, वो भी इसमें दिया गया है। अब इसको थोड़ा आप संक्षेप में जानने का प्रयास करें कि जो आईने अकबरी थी 5 भागों में हमने उसको बांटा था। इनमें से पहले जो 3 हैं उनका एक खंड है और शेष 2 अलग अलग खंडों में प्रकाशित की गई। 5 भाग हैं इसके। पहला जो भाग हमने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें मंजिल आबादी उसका नाम दिया गया, आप नोट करना। पहला भाग मंजिल आबादी। इस हिस्से में शाही आवास, दरबार, कोष, मुद्रा, मूल्यांकन, वस्तुओं के रख रखाव, नाप तोल के बारे में जिक्र किया गया है। जो दूसरा भाग है उसे सिपह आबादी कहा गया, हमने अभी पढ़े थे ये। इसमें मुगल सेना और उसके विभिन्न अंग, नागरिक प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबों की संख्या, विद्वान, कवि, कलाकारों, उनकी जीवनियाँ, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तीसरा जो भाग है मुल्क आबादी, इसमें मुगल साम्राज्य के जो 12 प्रांत है उत्तर भारत की इसमें मुख्यतः जानकारी दी गई है उत्तर भारत की। तो इसमें 12 प्रांतों का जिक्र किया गया है। राजस्व की दरें, कर इकट्ठा करने की पद्धति, प्रांतों की भौगोलिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके प्रत्येक प्रांत को अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। बीच बीच में उसने प्रांतों की जो स्थलाकृति है, रेखा चित्र यानी कि मैप भी तैयार करवाए हैं। अब चौथा और जो पांचवा भाग हमने पढ़ा, इसके चौथे और पांचवें भाग में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परंपरा का उल्लेख किया गया है। इन दोनों भागों में अबुल फजल ने अधिकतर जो जानकारी है अल बिरूनी के वृतांतों से ली है, इसको भी नोट करना। जो चौथा और पांचवा भाग है धार्मिक, सांस्कृतिक, जो यहाँ की स्थितियाँ हैं उनके बारे में जो इसकी जानकारी है अब्दुल फजल की,
अबुल फजल की वो अल बरूनी से है। तो अबुल फजल ने आइन के अंत में अकबर के जो शुभ वचन हैं उनको भी यहाँ रेखांकित किया है। नेक्स्ट देखिए, खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। ये अंश जो है अबुल फजल के बड़े साफ तौर पर ये खुलासा करते हैं कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। अब इसको भी देखिए, अबुल फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कलम से लिखो। यानी कि अबुल फजल को यह आदेश दिया गया अकबर की तरफ से कि उसके शानदार जो अच्छा राज्य है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो दास्तान है विजयी जो उसने की, वो सारे यशोगान उसका लिखे ईमानदारी से, तसल्ली से। मैंने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम महामहिम मतलब अकबर की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज़ इकट्ठे किए और बहुत समय तक राज्य के जो मुलाजिम हैं, शाही परिवार है, उनके सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। और मैंने सच बोलने वाले जो बुजुर्ग, समझदार, फुर्तीले दिमाग वाले और सत्य कर्मों में कर्मी जो जवान हैं, उन सब की बातों को परखा, उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने जो मुलाजिम हैं में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, वो पूरे विश्वास के साथ, मामूली शक के साथ भी अपने संस्मरण को लिखे और उसे दरबार भेज दे। यानी कि राज्य में इस प्रकार की घोषणाएं भी करवाई गई। उस पाक पाक का मतलब पवित्र मौजूदगी के कक्ष से एक और हुक्म रोशन हुआ, यानी कि राजा की तरफ से, अकबर की तरफ से, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए पहले, और बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब के परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए। ठीक है, पहले उसको पढ़ के सुनाया जाए जो राज्यों से जानकारी आती हैं। ये कि ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उस समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूं। तो ये स्थिति उस समय थी। ईश्वरीय आदेश का खुलासा करने के लिए इस शाही हुक्म की वजह से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने एक कच्चे प्रारूप पर लिखने की शुरुआत की। अबुल फजल कह रहा है, वो जिसमें शैली और विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वें साल में जब महामहिम की दानिशमंद अकल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं के इतिहास वृत्त हासिल किए, उनके पूरे भरे पूरे जो पन्ने थे उनमें से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफ़ें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों को जारी किए गए थे। जो पत्र यानी कि राजा की तरफ से जारी किए गए थे, वो पत्रों की नकलें भी उसने प्राप्त की। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को शामिल किया जो राज्य के विभिन्न मामलों में या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में, या जिन्हें ऊंचे अफसर या मंत्रियों को भेजा जाता था। यानी कि जो पत्राचार होता था राज्यों का देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ, या आंतरिक जो अधिकारी होते थे उनके साथ, उन सब की नकल उसने निकलवाई कहीं से। जवाब तलब और खोजबीन के तंत्र से मेरी जो मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई और बड़ी कर्मठता के साथ मैंने कच्चे मसौदे और ज्ञापन पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे, वो भी उसको प्राप्त किए। इन तरीक़ों से खुशकिस्मती के उस गुलाब बाग मतलब अकबरनामा जो बना, गुलाब का बाग को सींचते हुए नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। यानी कि एक प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है कि भी उसने जो गुलाब का बाग बनाया उसको सींचने के लिए हौद बनाया। ठीक है, जो अकबरनामा उसने लिखा, जो इतने प्रयास किए, इतने सोर्स, कहीं राजा के जो कहीं उनके पुस्तकालय होते हैं, पत्राचार होता है, उन सब को उसने पुराने समय से कहीं से सर्च करके, खोज करके उनको निकाला। बड़ी मेहनत से उसने कार्य किया। उन सभी स्रोतों की सूची बनाई जिनका इस्तेमाल अबुल ने अपनी किताब करने के लिए, यहाँ इसमें सारे वर्णन दिए हैं कि भाई क्या क्या उसने, कैसे कैसे उसने ये कागजात दस्तावेज इकट्ठे किए। कृषि संबंधों को समझने के लिए उसने कौन से स्रोत सबसे उपयोगी पाए, और
अबुल फजल की किताब अकबर से उसके कैसे रिश्ते को प्रभावित किए होंगे, कैसे रिश्ते उनके बने होंगे। अब आइन का अनुवाद देखिए आगे क्या। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया, जैसे हेनरी ब्लॉकमैन, नोट करना, ने इसे संपादित किया, और कलकत्ता, आज का कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ने इसे अपनी बिबिलियोथिका जो श्रृंखला है उसमें छपवाया। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का जो मानक अंग्रेजी अनुवाद है वो ब्लॉकमेन का है, कलकत्ता 1873 में। बाकी के जो 2 खंड हैं उनका अनुवाद जो है एच.एस. जैरेट ने किया 1891 में कलकत्ता में और 1894 में। तो ये इनका अनुवाद किया हुआ है क्योंकि इसकी उपयोगिता को देखते हुए। अब नेक्स्ट देखिए, हालांकि अकबर जो है बादशाह के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेज की महज नकल से कहीं अधिक बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि हाथ से लिखा गया दस्तावेज को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। हाथ से लिखे गए इसमें 5 बार संशोधन किया गया, यानी कि करेक्शन की गई, काफ़ी कुछ जांच पड़ताल करके इसको लिखा गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रमाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य सोर्सों से उसकी असलियत और सच्चाई की जानकारी उसने पुष्टि करने का प्रयास किया कि कहीं से किसी के द्वारा कोई मौखिक जानकारी मिलती है तो फिर उस जानकारी को उसने लिखित में राजा के आदेशों में कहीं ऐसे सोर्स से खोजने का प्रयास भी किया। सांख्यिकी वाले खंडों में भी जो आंकड़े हैं उनको अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया, अंकों के साथ साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो समझने में, ताकि बाद में जो प्रतियों में नकल की गलतियों को कम किया जा सके जब बाद में उनको दोबारा से लिखा जाता है। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया वे इस बात बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह से समस्याओं से परे नहीं है, यानी कि इसमें फिर भी कुछ समस्याएं हैं, जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। जहां आंकड़े दिए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि या तो अंकगणित की छोटी मोटी कोई चूक है या फिर नकल उतारते समय अबुल फजल के जो सहयोगी थे उनके द्वारा ये भूल है। उसकी सीमाएं यहाँ दे रही है, आईने अकबरी की सीमाएं हैं, क्या क्या उसमें कमियां हुई। आमतौर पर ये गलतियां मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की जो सच्चाई को कम नहीं कर सकती। छोटी मोटी गलतियां हैं तो इस वजह से इस किताब के जो आंकड़े हैं, जो सच्चाई है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइन की एक और सीमा ये है, इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। जो आंकड़े दिए हुए हैं संख्या के रूप में, उनमें मतलब असमानता भी बहुत ज़्यादा है। सभी सूबों के आंकड़े एक ही शक्ल में एकत्रित नहीं किए गए। मसलन जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मतलब विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। कहीं जमींदारों की जातियों के बारे में उनके जो सूचनाएं होती गई, लेकिन बंगाल उड़ीसा के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जहां सूबों के लिए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए, सावधानी से दिए गए, वहीं उन इलाकों से कीमतें और मजदूरी जैसे इतने महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। तो कीमती और मजदूरों की जो दरें हैं वो भी विस्तृत सूची आइन में दी गई है। वह साम्राज्य की राजधानी आगरा और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से इकट्ठी की गई हैं। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए ये आंकड़े उतने अधिक अच्छे नहीं हैं क्योंकि ये आगरा और उसके आसपास के ज़्यादा सटीक हैं। इन सीमाओं के बाद भी अपने समय के लिए एक असामान्य अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियाँ दिखाकर उसके जो बासिंदे हैं, उत्पाद के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की एक अब तक प्रचलित जो परंपराएं हैं उनसे कहीं आगे निकल गए। यह निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज़्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में लिखते थे, जंग फतह, सियासी साजिशें, यानी कि राजाओं और उसके लड़ाइयाँ, उनके बारे में ज़्यादा लिखते थे। जो भी साजिशें होती थी गद्दी हथियाने की, वंशीय उथल पुथल के बारे में लिखते थे। देश, उसके लोग, उत्पादों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंगवश ही आता था। वह भी ऐसे लेख
साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीति होती थी। यानी कि जो अबुल फजल ने लिखा आम लोगों के बारे में, शासन के अन्य चीज़ों के बारे में भी, वो इससे पहले ऐसा नहीं लिखा गया था। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन में महत्वपूर्ण जो परंपराएं हैं उनको पीछे छोड़ दिया था। इस तरह से 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया था। यानी कि जिसने 16वीं 17वीं के सदी के भारत के जानना है तो उसको आईन अकबरी जरूर पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तक कि कृषि संबंधों का सवाल है, आइन के सांख्यिकीय जो सबूत हैं उनकी अहमियत चुनौतियों से भरे हुए हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि उनके पेशों और व्यवसाय, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ देता है उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने को, इतिहास को पुनः रचने में उनको मदद मिलती है। अब देखिए काल रेखा के रूप में आप देखिए काल रेखा में क्या दिया हुआ है। कुछ चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ हम यहाँ और देख लेते हैं कि जो पहला दिया 1526। 1526 में क्या हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुग़ल बादशाह बनता है। यानी कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है बाबर के द्वारा और 1530 तक वो शासन करते हैं। 1530 से 40 तक हुमायूं के शासनकाल का ये पहला चरण है। जो बाबर का बेटा, ये पहला चरण उसका था। अब नेक्स्ट ये है 1540 से 1555 तक। शेरशाह से हार कर हुमायूं सफावी यानी कि ईरान के दरबार में प्रवासी बन गया। 1555-56 में हुमायूं फिर दोबारा से भारत आता है और उसने शेरशाह को हराकर दोबारा से अपने साम्राज्य को कायम किया। 1556 से 1605 तक का अकबर का शासन रहा। 1605 से 27 तक जहांगीर का शासन रहा। 1628 से 58 तक शाहजहां का शासन रहा। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का समय रहा। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित करता है, पानीपत के तीनों युद्ध। 1765 में बंगाल की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए। 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ। 1857 में अंतिम जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसे गद्दी से हटाकर देश निकाला देकर उसे रंगून यानी कि आज का यांगून जो म्यांमार बर्मा में है वहाँ भेज दिया जाता है। अब इसमें देखिए कि जो इस काल में यहाँ पानीपत के युद्धों के बारे में थोड़ा देखिए। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसको नोट करना। पानीपत के 3 युद्ध जिन्होंने भारत का भाग्य बदला। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ। दूसरा जो युद्ध था 1556 में 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर का जो सेनापति था बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य जो हकीम शाह सूरी का सेनापति था, इन दोनों के बीच हुआ। अकबर इसमें विजय हुआ। जो हेमू था वो हरियाणा के रेवाड़ी का एक नमक विक्रेता था, लेकिन वो अपनी योग्यता से अफगान का एक हिस्सा, शासन का हिस्सा बन गया था। मोहम्मद आदिल शाह ने उसे अपना वजीर बना लिया। इसी हेमू ने पानीपत के दूसरे युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किया था। हाथी पर बैठे हुए हेमू की आंख में तीर लगने से वो घायल हो गया था और इस युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। तीसरा जो दिया हुआ है 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। जो वास्तविक सेनापति था मराठों का वो सदाशिव राय भाऊ थे। तो इस प्रकार ये काल रेखा दी हुई है, तो इसको भी आप एक बार नज़र अवश्य मार लेना जो तिथि कालक्रम दिया हुआ है। तो धन्यवाद, जय हिंद साथियों। चैप्टर हमारा ये पूरा हुआ। कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें, लाइक को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने शरीर स्वास्थ्य और शिक्षा पर अच्छे से ध्यान दें। जय हिंद।